साल 2020 भारत के लिए बहुत खराब साल रहा है। पहली बार भारत के इतिहास में अब तक के सबसे खराब जीडीपी ग्रोथ रेट के फिगर देखने को मिले। 40 साल बाद भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट ने नेगेटिव फिगर शो किए और इसकी वजह है कोरोना वायरस। पर यह बात भी हमें माननी होगी कि कोरोना से पहले भी भारत की ग्रोथ रेट लगातार गिर रही थी और भारत की अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन देखने को मिल रहा था। पर कोरोना वायरस के कारण भारत की ग्रोथ रेट नेगेटिव में चली गई और भारत की अर्थव्यवस्था इस समय रिसेशन में। पर अच्छी बात यह है कि बहुत से ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का कहना है कि इंडियन इकोनॉमी 2021 में ही रिवाइव हो जाएगी और ग्रोथ रेट भी पॉजिटिव में होगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे भारत सरकार को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार को इस साल कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जिससे भारत की इकोनॉमी तेजी से रिवाइव हो सके और ग्रोथ रेट जितनी हो सके उतनी ज़्यादा बढ़ सके। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि भारत सरकार को इस साल इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव और बूस्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले भारत सरकार को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। भारत में आज भी ना जाने कितने रोड्स, हाईवे, ब्रिजेस के प्रोजेक्ट सालों से अटके हुए हैं। तो सबसे पहले भारत सरकार को देश में जितने भी पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें कंप्लीट करना चाहिए और यही काम भारत की राज्य सरकारों को भी करना चाहिए, तभी देश ग्रो करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से भारत की कंपनीज को फायदा होगा, बहुत सी नई कंपनीज खुलेंगी। इसके अलावा बहुत सी फॉरेन कंपनीज भारत में इन्वेस्ट करना चाहेंगी। देखो, जब किसी देश को अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होता है तो वो देश इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से देश को सिर्फ अच्छी रोड्स, हाईवे, ब्रिजेस नहीं मिलते, देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी खूब होती है। आपको बताता हूँ कैसे। जब किसी देश में अच्छी रोड्स होती है तो उस देश में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाती है, जिससे आने जाने में टाइम ड्यूरेशन कम लगता है। लोग आसानी से कम टाइम में अपनी ट्रैवलिंग को पूरा कर लेते हैं। बिजनेस को फायदा होता है, आप कम टाइम में अपना प्रोडक्ट देश के किसी भी कोने में भेज देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगती है, जिससे टाइम और पैसा दोनों बचता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से देश में बहुत सी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को फायदा पहुंचता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से सिर्फ मजदूरों को काम मिलता है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सी ऑपरेशनल और मैनेजमेंट जॉब भी जनरेट होती है। ये एक ऐसा चैलेंज है जिससे गवर्नमेंट को और लोगों को साथ मिलकर काम करना होगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, जापान हो, यूके हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो। छोटे देशों में भी अनएम्प्लॉयमेंट है, बड़े देशों में भी अनएम्प्लॉयमेंट है, और भारत में इस समय अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। 2019 में एक फिगर सामने आया था कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 45 सालों में सबसे ज़्यादा थी, जो कि एक बहुत शॉकिंग फिगर था। इस पे राजनीति भी बहुत हुई। एक हद तक आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे सरकार फेल साबित हुई है, पर सरकार जैसे तैसे अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए लगी हुई थी कि 2020 में कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी। लॉकडाउन हो जाने की वजह से भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अप्रैल, मई, जून में ऑल टाइम हाई देखने को मिली, और जैसे लॉकडाउन खुलने लगता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होने लगती है। पर अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट सामने आई है कि नवंबर में 35 लाख लोगों की जॉब्स चली गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोरोना का इम्पैक्ट अभी तक देखने को मिल रहा है और फ्यूचर में भी कुछ टाइम तक ये देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सी कंपनीज लॉस में जा चुकी हैं। तो धीरे धीरे जब कंपनीज प्रॉफिट की तरफ बढ़ेंगी तब कंपनीज लोगों को दोबारा हायर करना स्टार्ट करेंगी। सरकारी कंपनीज तो है नहीं कि सालों से लॉस झेल रही हैं फिर भी एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर रही हैं। पर बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा, जिससे लेबर्स को काम मिल सकेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना होगा, जिससे जो लोग ग्रेजुएट होकर आ रहे हैं उन्हें नौकरी मिल सके। एमएसएमई को सपोर्ट करना होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना होगा, जो सरकार के पास खाली पद पड़े हुए हैं उन्हें भरना होगा। फॉरेन कंपनीज के लिए इजी बिजनेस पॉलिसी बनाना होगा, जिससे देश में बाहर से भी पैसा आ सके और फॉरेन कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में खोल सके। अगर भारत सरकार ये सब करती है तो ही देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है, और जब देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो ही देश तरक्की कर सकेगा। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसको सिंपल में बोलूँ तो बैंक जो लोन कंपनीज को देती है, उस लोन अमाउंट को कंपनीज नहीं चुका पाती हैं, अपने आप को दिवालिया घोषित कर लेती हैं, तो जो बैंकों का लोन अमाउंट फंसा हुआ रहता है उसको एनपीए बोलते हैं। 2014 के बाद से जब सरकार ने एनपीए को इतना बड़ा दिखा
तो बैंक्स को बोला कि लोन रिकवर करे, और जब बैंक्स लोन रिकवरी के लिए पहुंची तो कंपनीज ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर लिया। और आपने देखा ही होगा कि पिछले 4-5 सालों में बहुत सी बड़ी कंपनीज बंद हुई है। पर भारत सरकार जैसे तैसे एनपीए को कम कर रही थी। पर कोरोना के आ जाने के बाद एनपीए वापस से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोरोना के चलते बहुत सी कंपनीज और बिजनेस बंद हुए हैं, जिससे बैंक्स का बहुत सा पैसा फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे भारत सरकार को और आरबीआई को कुछ सॉल्यूशन निकालना होगा, जिससे एनपीए को वापस से कम किया जा सके। इसके लिए सरकार लोन अमाउंट की रिपे करने की डेट को बढ़ा सकती है, साथ में इंटरेस्ट रेट को कम कर सकती है, जिससे कंपनीज के ऊपर प्रेशर कम हो सके और वो इस मुश्किल घड़ी में सरवाइव कर सके और फ्यूचर में अपने लोन अमाउंट को चुका सके। अगर भारत के ट्रेड की बात करें तो भारत हमेशा से इंपोर्ट ज्यादा करता है, मतलब सामान ज्यादा खरीदता है, ना कि ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, बेचता है। भारत का ट्रेड हमेशा से डेफिसिट में होता है, सरप्लस में आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। 2018 में भारत का एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई पे था, पर उसके बावजूद भारत ने अपने इंपोर्ट पे कंट्रोल नहीं किया। तो भारत सरकार को जितना हो सके अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी से एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बनना होगा। कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी से भारत उतना तेजी से ग्रो नहीं कर सकता है जितनी तेजी से एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी से करेगा। इसके अलावा भारत सरकार को बड़े लेवल पे लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना स्टार्ट कर देना चाहिए और भारतीयों को एक दूसरे को लोकल प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चालू कर देना चाहिए। साथ में भारत सरकार को मेक इन इंडिया को और फैलाना स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे भारत का इंपोर्ट बिल कम हो सके, देश का पैसा देश में ही रहे और देश की कंपनीज को ही फायदा पहुंचे। भारत सरकार को महंगाई पे भी ध्यान देना होगा। ये नहीं कि ग्रोथ रेट बढ़ाने के चक्कर में महंगाई पे ध्यान ही नहीं दे रहे। देश में महंगाई बढ़ेगी और दूसरी तरफ इकोनॉमी की रफ्तार तेज भी होगी तो भी इससे कुछ फायदा नहीं होगा। तो सरकार को कोशिश करना है कि इन्फ्लेशन रेट 4 या 4.5% से ऊपर ना जाए। पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से मैनेज किया है और ये आप इस फिगर में भी देख सकते हैं। पर कोरोना के बाद भारत में इन्फ्लेशन में राइज देखने को मिला है, तो भारत सरकार को इन्फ्लेशन, महंगाई ज्यादा ना बढ़े, उस पर भी ध्यान देना होगा। पिछले 1-2 सालों से इंडियन मार्केट में लोगों की कंज्यूमिंग पावर कम होती हुई दिख रही है, मतलब लोग सामान कम खरीद रहे हैं। इससे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कम हो रही है और ऐसा अब धीरे धीरे हर सेक्टर में देखने को मिल रहा है। पहले ऑटो सेक्टर में डाउनफॉल देखने को मिला, फिर उसके बाद एफएमसीजी सेक्टर में भी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है अनएम्प्लॉयमेंट। जब देश में बेरोजगारी बढ़ती है तो लोगों के पास पैसा कम होता है, जो सेविंग्स होती है उसी से काम चलता है। और जब लोगों के पास पैसा कम होता है तो वो मार्केट में सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज ही खरीदते हैं, जैसे कि दाल, आटा, चावल, सब्जी खरीदते हैं, जिससे उनका जीवन चल सके। उसके अलावा वो अदर आइटम्स कभी कभार ही खरीदते हैं या फिर नहीं खरीदते हैं। तो इससे मार्केट में प्रोडक्ट्स की डिमांड गिरने लगती है और फिर उसके बाद धीरे धीरे उस प्रोडक्ट की सप्लाई भी कम होने लगती है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट पहले के मुकाबले कम बिक रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि कंपनी उसे कम बनाएगी, जिससे कंपनी को लॉस ना हो। इसके अलावा कभी कभार बहुत सी कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कुछ टाइम के लिए बंद भी कर देती हैं और उससे फिर बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि ये एक तरीके की साइकिल है और अनएम्प्लॉयमेंट कैसे इफेक्ट करता है इकोनॉमी को। और भारत पे इसका इम्पैक्ट इसलिए इतना ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि भारत एक कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है। अगर भारत की कंजप्शन पावर कम होने लगती है तो इससे भारत की ग्रोथ रेट भी गिरने लगती है। तो भारत सरकार को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसी स्कीम्स लॉन्च करनी होगी जिससे लोगों की कंज्यूमिंग पावर बढ़े। उसके लिए सरकार को ईएमआई फैसिलिटीज, लो इंटरेस्ट रेट, रिलीफ पैकेजेस अनाउंस करने होंगे। मैं इन दोनों को एक साथ इसलिए लेकर चल रहा हूँ क्योंकि इंडियन रुपए की वैल्यू का गिरना बहुत ज्यादातर पेट्रोल की प्राइस पे डिपेंड होता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि भारत इंपोर्ट ज्यादा करता है और इंपोर्ट में भारत सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। टोटल इंपोर्ट में से लगभग 38 से 40% तक क्रूड ऑयल भारत इंपोर्ट करता है और भारत क्रूड ऑयल की सारी पेमेंट डॉलर्स में करता है। और जब क्रूड ऑयल की प्राइस फ्लक्चुएट होती है तो आपने नोटिस किया होगा कि पेट्रोल की प्राइस भी भारत में फ्लक्चुएट होती है, उसके साथ साथ रुपए की वैल्यू भी फ्लक्चुएट करती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार को सऊदी के साथ क्रूड ऑयल रिफाइनरी की डील करनी चाहिए, जिससे भारत को क्रूड ऑयल सस्ते में मिल जाए और इंडियन रुपए की वैल्यू ज्यादा डिक्रीज ना हो। इसके अलावा भारत को अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना चाहिए, तो इससे इंडियन रुपए की वैल्यू ग्लोबल मार्केट में बढ़ने लगेगी। तो आने वाले समय में यह देखना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट इस चैलेंज को कैसे टैकल करती है। भारत सरकार को इस साल बहुत ही अच्छा बजट लाना होगा, क्योंकि इस साल का बजट ही डिसाइड करेगा कि भारत की इकोनॉमी कितनी तेजी से रिकवर कर सकती है।
इसके अलावा जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा, जिससे लोग बिना किसी डर के काम कर सके। भारत सरकार को अपनी कम्युनिकेशन को बहुत बेहतर बनाना होगा। कम्युनिकेशन गैप होने के कारण भारत सरकार जितना भी अच्छा बिल लाए, पॉलिसी लाए या स्कीम लॉन्च कर दे, जब तक वो लोगों को इसके बारे में अच्छे से समझा नहीं पाएगी, तब तक देश में अशांति फैलती रहेगी। और ये चीज पिछले 1 साल में 2 बार देखने को मिल रही है। पहले सीएए को लेके देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे थे, फिर बाद में दिल्ली में रॉयट्स देखने को मिला, और अब फार्म बिल को लेके दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है। और हो सकता है कि इस बार फिर से रॉयट्स देखने को मिले, क्योंकि इसी साल पंजाब में इलेक्शन है। तो सरकार को जितना हो सके अपनी कम्युनिकेशन को सुधारना होगा, क्योंकि अपोजिशन तो हर चीज में सरकार को ब्लेम करेगी ही और लोगों को भड़काएगी। पर सरकार को यहाँ पे ध्यान देना होगा कि उनकी बात लोगों तक अच्छे से पहुंच रही है या नहीं। दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।